नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी बिहार में मचे हंगामे की। बताएंगे कि किसानों के आंदोलन में आज दिन भर क्या रहा खास। जानेंगे कि कौन होंगे देश के अगले सीजेआई। बात करेंगे बंगाल में ममता बनर्जी और पीएम मोदी की हुंकार की। और बुलेटिन के आखिर में बात सरकारी कंपनियों को उद्योगपतियों के हाथ सौंपती मोदी सरकार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। संसद सत्र को लेकर कल सरकार कर सकती है बड़ा फैसला। चुनावों को देखते हुए संसद सत्र को समय से पहले किया जा सकता है समाप्त। कई राजनीतिक दल 27 मार्च से पहले संसद सत्र को खत्म करने की उठा रहे थे मांग। पेट्रोल डीजल पर बीजेपी नेता सुशील मोदी का बयान। कहा, अगले 8 से 10 सालों तक तेल को जीएसटी में लाना संभव नहीं। इससे राज्यों को 2 लाख करोड़ रुपए का होगा नुकसान। हरियाणा सरकार ने होली पर नहीं दी राहत। सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक। संक्रमण के मामले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा सरकार ने लिया फैसला। ग्रीन एक्सप्रेसवे पर 7 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी केंद्र सरकार। प्रदूषण के स्तर को भी कम करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी। और गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 871 अंकों की गिरावट के साथ 49,180 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 265 अंकों की गिरावट के साथ 14,549 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। बिहार में हंगामा मचा हुआ है। विधानसभा से सड़क तक आरजेडी नेता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कल विधानसभा में जो हुआ उसे लेकर विपक्ष तो भड़का ही हुआ है। नीतीश कुमार के समर्थकों को भी सरकार के बचाव का उपाय नहीं सूझ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो नीतीश कुमार को संघ का कार्यकर्ता तक बता दिया। तो क्यों नीतीश कुमार पर भड़का है विपक्ष, देखिए ये रिपोर्ट। सरकार राज्य की हो या फिर केंद्र की, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर मतभेद होते हैं। लोकतंत्र की मजबूती में राजनीति में मतभेद बेहद जरूरी भी होते हैं। लेकिन बिहार सरकार राजनीतिक मतभेद को पुलिस की ताकत से दबाने की कोशिश कर रही है। कल बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ, जिसने सदन को शर्मसार कर दिया। सरकार के इशारे पर पुलिस ने विपक्षी विधायकों को अपनी ताकत दिखाई, जिस कारण कई विधायकों को अस्पताल तक जाना पड़ गया। महिला विधायकों के साथ ही दुर्व्यवहार किया गया, जिससे आरजेडी नेता बेहद गुस्से में देखे जा रहे हैं। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने तो ऐलान कर दिया है कि यदि नीतीश कुमार ने माफी नहीं मांगी तो वो पूरे 5 साल बिहार विधानसभा में कदम नहीं रखेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को इंद्रिय रस प्राप्त हो रहा होगा। जब सदन में उनके लोग महिला विधायकों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, उन्हें अपशब्द कहे जा रहे थे। इतना सब कुछ होने के बाद रात्रि में वो नृत्य संगीत का आनंद उठा रहे थे। लेकिन वो जान ले, सरकार आने जाने की चीज है। नीतीश कुमार सी ग्रेड पार्टी के सी ग्रेड नेता हैं, खुद अनुकंपा पर आए हैं। मेरा नाम तेजस्वी यादव है। सीएम और उनके पुतले अधिकारी ये जान ले कि कोई सरकार स्थायी नहीं होती है। तेजस्वी को कई राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिल रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि मुख्यमंत्री पूरी तरह से संघ बीजेपी मय हो चुके हैं। उन्होंने लिखा कि नीतीश कुमार का बिहार का मुखिया कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्ष फिर भी जनहित में आवाज उठाता रहेगा, हम नहीं डरते। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि बिहार विधानसभा में पुलिस के जरिए विधायकों पर हाथ उठाना गलत है। सड़क पर बेरोजगार युवाओं के साथ सरकार मजाक कर रही है। सत्ता मिलने के बाद भाजपा इस सरकारें जनता को कुछ भी नहीं समझती हैं। दरअसल विपक्षी दल उस घटना को लेकर सरकार पर बरस रहे हैं, जिसमें बिहार विधानसभा में विशेष पुलिस विधेयक को लेकर आरजेडी समेत अन्य विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही थी। पहले ये विरोध सदन में हुआ, लेकिन देखते ही देखते बवाल बढ़ गया। बिहार विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों में लड़ाई शुरू हो गई, जिसके बाद विपक्षी विधायकों को सदन से बाहर निकाला गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत अन्य लोगों का आरोप है कि सदन में पुलिस ने विपक्षी विधायकों पर हाथ उठाया, साथ ही महिला विधायकों से दुर्व्यवहार किया गया। इस बवाल के वीडियो भी सामने आए हैं। अब जब सदन में ही सत्तारूढ़ दल के नेता ऐसी हरकत करेंगे तो हंगामा तो होगा ही, जिसकी वजह से आज नीतीश सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है। बिहार की सियासत में हंगामा मचा हुआ है। कल के मामले के बाद विपक्ष ने नीतीश कुमार की घेराबंदी तेज कर दी है।
सरकार फंसी हुई है। वैसे केंद्र सरकार किसानों की घेराबंदी में भी फंसी हुई है। किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर बैठे 4 महीने होने को हैं, लेकिन सरकार का ध्यान किसानों के बजाय चुनावी राज्यों की जनता को लुभाने में लगा है। सरकार के साथ किसानों की 11 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन ये सभी बेनतीजा रही, जिसके बाद अब किसानों ने सरकार को घेरने के लिए रणनीतियां तैयार करनी शुरू कर दी हैं। तो आखिर क्या है किसानों की आगे की रणनीति, देखिए ये रिपोर्ट। आखिर कैसे चलेगा गर्मियों के मौसम में किसानों का आंदोलन? क्या सरकार पर पड़ेगा किसानों के आंदोलन का असर? क्या किसानों के हालात देख पिघलेगी सरकार? क्या सरकार को है सत्ता का गुरूर? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि किसान दिल्ली की सीमाओं पर लंबे समय से बैठे हैं। 26 मार्च को किसानों को राजधानी में आंदोलन करते 4 महीने पूरे हो जाएंगे, लेकिन सरकार का ध्यान अब तक न किसानों की मांग की ओर गया और न ही किसानों के हालात की तरफ। ऐसे में अब किसानों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है, जिसके चलते किसान देश के अलग अलग हिस्सों में महापंचायत कर रहे हैं। और आज भी किसान नेता राकेश टिकैत हरियाणा के रोहतक में महापंचायत करने पहुंचे थे, जहां महिलाओं की भी काफी संख्या रही। इससे पहले कल राजस्थान के जयपुर में भी राकेश टिकैत ने किसानों की पंचायत में हिस्सा लिया। इसे लेकर आज उन्होंने ट्वीट किया कि किसानों को फिर दिल्ली में घुसना होगा और बैरिकेड हटाने होंगे। इसके साथ ही अब किसान नेता उन राज्यों में जा रहे हैं जहां विधानसभा चुनाव होना है और वहां की जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान नहीं करने की अपील कर रहे हैं। तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत कर्नाटक, जहां बीजेपी की सरकार है, वहां पहुंचकर किसानों से अपील कर रहे हैं कि वो दिल्ली की तरह ही बेंगलुरु की सीमा को घेर कर बैठ जाएं। इन सब बातों से साफ पता चल रहा है कि ये किसान आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। वहीं 26 मार्च को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। किसान संगठनों का दावा है कि 26 मार्च को देश में सब कुछ बंद रहेगा, जिसके चलते इसके समर्थन में हरियाणा की मंडियों को बंद रखने का फैसला किसानों की ओर से किया गया है। अब इन सब के बाद किसानों के आंदोलन में तो नरमी पड़ती नहीं दिख रही है, तो वहीं सरकार भी अपने रुख पर कायम है। हाँ, लेकिन सरकार चुनावी जनसभाओं में किसानों का जिक्र करने से पीछे नहीं हटती है। सरकार वादे तो कर रही है, लेकिन बात नहीं कर रही। कृषि कानून पर किसानों का नजरिया साफ है, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन समाप्त नहीं होगा। फैसला सरकार को लेना है। इसके साथ ही देश का अगला सीजीआई कौन होगा, इसका फैसला भी सरकार को ही लेना है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अगले सीजीआई का नाम बताने को कहा था, तो मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाए जाने की कानून मंत्रालय को की सिफारिश, देखिए रिपोर्ट। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े के रिटायर होने में 1 महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे में सरकार ने नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी क्रम में सीजीआई से अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश मांगी गई थी। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रिटायर होने जा रहे जस्टिस बोबड़े को हाल ही में एक पत्र भेजकर नए सीजीआई के नाम की सिफारिश करने को कहा था। रविशंकर प्रसाद ने जस्टिस बोबड़े से पूछा था कि उनके बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति होनी है। इस सिफारिश पर आज एस.ए. बोबड़े ने अपने उत्तराधिकारी के नाम की जानकारी दे दी है। 23 अप्रैल को अपने रिटायर होने से 1 महीने पहले ही उन्होंने सरकार को जस्टिस एन.वी. रमना का नाम सुझा दिया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रमना देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एन.वी. रमना अभी सबसे वरिष्ठ जज हैं। जस्टिस रमना का सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक है। अब तक की जो परंपरा रही है उसके मुताबिक अपने रिटायरमेंट से करीब महीने भर पहले देश के सेवारत मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को अपना उत्तराधिकारी बनाए जाने की सिफारिश राष्ट्रपति को एक पत्र भेजकर करते हैं। सीजीआई की ओर से इस गोपनीय पत्र के मिलते ही सरकार सभी औपचारिकताएं पूरी करके मोस्ट सीनियर जज को चीफ जस्टिस के पद पर नियुक्त कर देती है और राष्ट्रपति उनको पद की शपथ दिलाते हैं। इतिहास में 1-2 बार ऐसा भी हुआ है कि सरकार ने दखल देकर वरिष्ठता क्रम का उल्लंघन करके कनिष्ठ जज को चीफ जस्टिस बनाया। सीजीआई एस.ए. बोबड़े ने अपने बाद सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश एस.पी. रमना के नाम की सिफारिश अगले सीजीआई के लिए कर दी है और संभावना यही है कि सरकार भी इसी नाम पर अपनी मुहर लगा देगी। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता किसके नाम पर मुहर लगाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। पहले दौर का प्रचार कल समाप्त हो जाएगा। उससे पहले आज पीएम नरेंद्र मोदी और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक दूसरे को घेरने की कोशिश की, देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी जहां हिंदुत्व के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश में है, तो टीएमसी ने बंगाली अस्मिता का मुद्दा उठा दिया है। इसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी के दावों पर तंज कसते हुए आज टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल के विष्णुपुर में आयोजित रैली में कहा कि हम सालों से बंगाल में रह रहे हैं, दूसरे राज्यों के लोगों पर बाहरी होने का ठप्पा नहीं लगाते हैं।
पान मसाला खाने वाले और तिलक लगाने वाले लोगों को उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से चुनाव के पहले यहाँ समस्या पैदा करने के लिए भेजा गया है और वो हमारे लिए बाहरी है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री पद का सम्मान करती हूँ, लेकिन ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि नरेंद्र मोदी सच नहीं बोलते। मोदी केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं और सभी के बैंक खातों में 15-15 लाख रुपए देने जैसे असत्य वादे करते हैं। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री को घेर रही थी तो प्रधानमंत्री इसका जवाब देने के लिए आज पश्चिम बंगाल में ही थे। कांथी में उन्होंने कहा कि बंगाल ने पूरे भारत को वंदे मातरम की भावना में बांधा है और उसी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोगों को बोहिरागोतो यानी बाहरी बता रही है। मैं एक बार फिर साफ कर देना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की सत्ता में आई तो राज्य का मुख्यमंत्री बंगाल की धरती का बेटा ही बनाया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए अक्सर अपने भाषणों में कहती हैं कि वो दिल्ली या गुजरात से आए बाहरी लोगों को बंगाल में शासन करने नहीं देंगी। उनके इस बयान पर छिड़ी स्थानीय बनाम बाहरी की बहस से बचने के लिए बीजेपी लगातार सफाई दे रही है। बंगाल में ममता बनर्जी से लेकर पीएम मोदी तक जीत के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं और जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन केरल में बीजेपी के जीत के दावों को उसके नेता ही सपने बता रहे हैं। बीजेपी के सांसद ने चौंकाने वाला खुलासा किया है, तो क्या कहा है ओ राजगोपाल ने जिससे बीजेपी फंस सकती है मुश्किल में, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी को कम पढ़ा लिखा मतदाता पसंद करता है, लेकिन पढ़े लिखे लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते। जो लोग सवाल करते हैं और सरकार के दावों को तर्क की कसौटी पर कसते हैं, वो लोग बीजेपी को वोट नहीं देते। ये दावे आमतौर पर बीजेपी विरोधी दलों द्वारा किया जाता है, लेकिन अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केरल विधानसभा में पहली बार बीजेपी का कमल खिलाने वाले विधायक ओ राजगोपाल ने भी इस दावे का समर्थन किया है। एक समाचार पत्र के साथ बातचीत में बीजेपी विधायक ने कहा कि केरल अलग तरह का प्रदेश है। 2-3 प्रमुख कारण हैं। केरल की साक्षरता दर 90% है। यहाँ के लोग सोचते हैं, तार्किक हैं। ये शिक्षित लोगों की आदत होती है। ऐसे में केरल की तुलना किसी और राज्य से नहीं की जा सकती है। केरल दूसरे प्रदेशों से अलग है। यहाँ ज्यादा शिक्षा होने की वजह से लोग बीजेपी को वोट नहीं देते। ओ राजगोपाल ने तो साफ कर दिया कि जो लोग बीजेपी को समझते हैं और सवाल पूछते हैं, उनका वोट लेना पार्टी के लिए मुश्किल होता है। राजगोपाल का बयान बीजेपी के लिए मुश्किल बन गया है। केरल में 6 अप्रैल को सभी 140 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है। ऐसे में बीजेपी की मुश्किल बढ़ती दिख रही है। बीजेपी विरोधी पार्टियों ने तो राजगोपाल के बयान से बीजेपी को घेरना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने राजगोपाल के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि यह अद्भुत है कि मेरे अच्छे दोस्त और पूर्व प्रतिद्वंदी ओ राजगोपाल ने इस बात को खुलकर कहा। केरल के लोग बीजेपी को इसलिए वोट नहीं देते क्योंकि वे शिक्षित हैं और सोच सकते हैं। शशि थरूर ने कहा कि राजगोपाल का बयान सही है, कांग्रेस इसे सही मान रही है, लेकिन बीजेपी फंसती दिख रही है। ऐसे में पहले से ही केरल में मुश्किलों का सामना कर रही बीजेपी क्या रणनीति अपनाती है, ये देखना होगा। पढ़ा लिखा मतदाता बीजेपी को पसंद नहीं करता और एनआरआई किसे पसंद करता है, ये इस बार पता चल जाएगा। इस बार स्वास्थ्य मुसीबत के चलते विदेश से बड़ी संख्या में लोग लौटे हैं, जिनका नाम केरल की वोटिंग लिस्ट में भी है। अब ये एनआरआई किसके पक्ष में जाएंगे, देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव में हार जीत के लिए हर वोट खासा अहम होता है, इसलिए हर दल हर उम्मीदवार की कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने पहुंचे। चुनाव आयोग भी लगातार नए वोटर को जोड़ने की मुहिम चला रहा है। इसी के तहत केरल विधानसभा चुनाव में नए मतदाता जोड़े जा रहे हैं। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक केरल विधानसभा चुनाव के लिए 93,415 एनआरआई नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी तीखा मीणा के अनुसार इन एनआरआई मतदाताओं में 80% खाड़ी देशों से लौटे मतदाता हैं। साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान केरल में मात्र 23,000 एनआरआई मतदाताओं ने अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाया था। 2019 की तुलना में 2021 में वोटर लिस्ट में जुड़ने वाले मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। एनआरआई मतदाताओं की बढ़ी संख्या को लेकर राज्य चुनाव अधिकारी तीखा मीणा ने बताया कि भारतीय चुनाव आयोग ने ई रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों ने मतदाता सूची में अपना नाम रजिस्टर्ड कराया। महामारी के दौरान 3.5 लाख से अधिक लोग खाड़ी देशों से नौकरी गंवाने के बाद भारत लौटे थे, जो अभी केरल में ही हैं। लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि वोटर्स की संख्या में अभी और इजाफा होगा। लेकिन चुनावी मौसम में सवाल सबसे बड़ा ये कि ये बढ़ते हुए मतदाता नतीजों पर कितना असर डालेंगे। और बुलेटिन के आखिर में बात सरकारी कंपनियों को उद्योगपतियों के हाथ सौंपती मोदी सरकार की। स्वास्थ्य मुसीबत के चलते देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। इस वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ के 7% से भी नीचे जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन मुसीबत के समय सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ कंपनियों ने सरकार को बड़ा सहारा भी दिया।
मुसीबत के दौर में भी मुनाफा कमाकर सरकार की तिजोरी भरी, लेकिन अब सरकार कमाई करने वाली इन कंपनियों को बेचने जा रही है। आखिर क्यों कमाई करने वाली कंपनियों को बेच रही है सरकार, देखिए ये रिपोर्ट। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, जिन्हें पीएसयू भी कहा जाता है, उनसे सरकार हर वर्ष करोड़ों रुपए की कमाई करती है, जो सरकार के गैर कर राजस्व का बड़ा स्रोत रहा है। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद से पीएसयू ने सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लाभ कमा कर दिया। सरकार के राजस्व में पीएसयू का हिस्सा 2014-15 में 16% था, जो 5 साल बाद 18% हो गया। 5 साल में सरकार को कोल इंडिया से 52,628 करोड़ रुपए मिले, ओएनजीसी से 31,267 करोड़ रुपए, इंडियन ऑयल से 21,755 करोड़ रुपए मिले, बीपीसीएल से 12,145 करोड़ रुपए, एनएमडीसी से 10,749 करोड़ रुपए मिले। लाभांश के रूप में दिए इन कंपनियों से सरकार ने कमाई के लिए 2016 में नया नियम बना दिया था। सभी पीएसयू के लिए उनके मुनाफे का 30% या नेटवर्थ का 5% दोनों में से ज्यादा हो, उसे सरकार को लाभांश के रूप में देने के निर्देश जारी किए गए थे। यानी कंपनियां भले ही नुकसान में हो, उन्हें सरकार को पैसा देना ही पड़ रहा है। स्वास्थ्य मुसीबत के दौर में सरकार का राजस्व कम हुआ तो पीएसयू पर बोझ और बढ़ा दिया गया। सरकार की ओर से इन कंपनियों से और ज्यादा राजस्व देने को कहा गया, यानी पीएसयू कंपनियां मुसीबत के समय भी देश का खजाना भर रही हैं, लेकिन सरकार अब इन कंपनियों को बेचने पर तुली है। यानी साफ है कि सरकार के फैसले से आमदनी का नियमित जरिया समाप्त हो जाएगा। सवाल है कि जो पीएसयू मुसीबत के समय सरकार की कमाई बढ़ाने में योगदान करते हैं, उन्हें बेच देने के बाद मुश्किल दौर में सरकार कहां से कमाई करेगी। मोदी सरकार से सवाल तो पूछे जा रहे हैं, लेकिन सरकार निजीकरण के फैसलों पर तेजी से अमल कर रही है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।